हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डी वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ हम लोग इन पूरे करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन भी करेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका सबसे पहला प्रश्न है, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, तो कुवैत के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। ठीक है, यह इनका पूरा नाम है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो शेख मोहम्मद सबा अल सलेम जो हैं वह कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने शेख नवाब अल खालिद अल अहमद अल सबाब का स्थान लिया है। ठीक है, साथ ही साथ कुवैत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कुवैत जो है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। कुवैत की जो राजधानी है बेसिकली कुवैत सिटी है और कुवैत की जो करेंसी है कुवैती दिनार है। ठीक है, साथ ही साथ आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछली टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। इजराइल के जो 14वें प्रधानमंत्री बने हैं यह एयर लैपिड बने हैं और सोमालिया के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वह बने हैं हमजा अब्दी बर्रे और फ्रांस की नई जो महिला प्रधानमंत्री बनी हैं वह बनी हैं एलिजाबेथ बोर्न। और साथ ही साथ जो आपके ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं वह हैं एंथनी अल्बनीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुरहानपुर बना है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ज़िला जो है वह भारत का 100% हर घर जल प्रमाणित ज़िला बन गया है और बुरहानपुर भारत का एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ सभी 254 गाँवों के लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। ठीक है, साथ ही साथ केंद्र सरकार ने 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर घर जल योजना शुरू की थी और वर्तमान में इस योजना के तहत 51% लक्ष्य जो है वह पूरा हो चुका है, जबकि अगस्त 2019 में यह अभियान शुरू हुआ था तब यह आंकड़ा केवल 17% था। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दिनेश गुणवर्धने बने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो दिनेश गुणवर्धने हैं वह श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लिया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे श्रीलंका का पूरा मैप देख सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें से आपको प्रश्न आता है तो आप सभी लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि श्रीलंका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि श्रीलंका जो है बेसिकली एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की जो राजधानी है वह कोलंबो है या फिर इसे श्री जयवर्धने पूरे कोटे भी कहा जाता है। श्रीलंका की जो करेंसी है वह बेसिकली रुपया है और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वह रानिल विक्रमसिंघे हैं। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया और श्रीलंका को जो है वह पाक स्टेट अलग करता है। और किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है, तो बेसिकली श्रीलंका को ही हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। ठीक है, और महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है, तो श्रीलंका की जो है यह सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 कब मनाया गया, यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2022 कब मनाया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 23 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, इससे जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है और इसी दिन सन 1927 ईस्वी में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण प्रारंभ किया था। यह दिवस भारत के रेडियो के महत्व के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ टॉप 5 जो दिवस हैं उनका रिवीजन आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो कि 7 जून को मनाया जाता है। इसका थीम था बेसिकली सफर फूड बेटर हेल्थ। ठीक है, अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 2022 जो कि 5 जून को मनाया गया। इसका जो थीम था वह था ओनली वन अर्थ। साथ ही साथ विश्व दुग्ध दिवस जो कि 1 जून को मनाया गया।
इसका जो थीम था वह था डेयरी नेट जीरो। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चौथा जो था वह था वैश्विक मातृत्व दिवस 2022, जो कि 1 जून को मनाया गया। और इसका जो थीम था यहाँ पे आप सभी लोग पूरा पढ़ सकते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ पेरेंट्स स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस टुवर्ड देयर चिल्ड्रेन अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, यही इसका बेसिकली थीम था। तो आप लोग थीम को ध्यान से देखेंगे और सही ऑप्शन देख के आप लोग टिक कर देंगे। और साथ ही साथ इसमें एक और छूट गया, 5वां जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022, जो कि 31 मई को मनाया गया था। और इसका जो थीम था टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, अगला है नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कंपिटिवेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार कौन सा देश अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर दुनिया में सबसे कम खर्च करता है? तो राइट आंसर है अपना भारत। ठीक है, इससे जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस अध्ययन के अनुसार भारत में अनुसंधान एवं विकास निवेश वास्तव में वर्ष 2008 और 9 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.8% से घटकर 2017 और 18 में 0.7 हो गया है, जबकि विश्व में अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर औसत खर्च लगभग 1.8% का है। और भारत का अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर जो खर्च है अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में भी कम है। साथ ही साथ ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः 1.2%, 1.1%, 2% और साथ ही साथ 0.8% अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर खर्च करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेशलाइज्ड एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है? तो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, यानी कि इसरो ने, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, उन्होंने किया है। ठीक है, इसका उद्घाटन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेशलाइज्ड एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है। इस एक्सपो में विभिन्न भारतीय उपग्रहों और लॉन्च वाहनों के स्केल मॉडल सहित कई प्रदर्शनियाँ शामिल की गई हैं, जिसमें गगनयान का एक इंटरेक्टिव मॉडल भी शामिल है, जो पहले भारतीय चालित अंतरिक्ष यान है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप सभी लोग इसरो का पूरा नाम देख सकते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका मुख्यालय बेसिकली बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। आगे बढ़ते हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं बेसिकली एस सोमनाथ हैं, और पहले अध्यक्ष जो थे इसके विक्रम साराभाई ही थे। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? तो इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का नाम है आदित्य L1। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? तो भारत के अंतरिक्ष का पितामह जो है वह विक्रम साराभाई को माना जाता है। साथ ही साथ भारत के 104वें उपग्रह, आपने सबसे अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड जो है को किस रॉकेट से भेजा था? वह था PSLV C-37 से। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था मॉम, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत और जापान के चंद्र मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है लुपेक्स। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जारी भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जैव अर्थव्यवस्था द्वारा 2025 तक 150 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर सकती है। साथ ही साथ जैव अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के वे हिस्से शामिल हैं जो भूमि और समुद्र के अच्छे जैविक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि फसल, जंगल, मछली, जानवर और सूक्ष्मजीव। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग 2022 जो है उसका आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका जो आयोजन है बेसिकली दिल्ली में शुरू हुआ है। इससे जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग जो है 2022 का आयोजन
तालक टोरा इंडोर स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में शुरू हुआ है। यह 3 चरणों में आयोजित होने वाली महिलाओं के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। ठीक है, पिछले टॉप 5 आगामी खेल आयोजन स्थलों का रिवीजन करते हैं। पहला जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस 2025। इस खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस खेल का आयोजन जो है वह टोक्यो जापान में किया गया है। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो यह जो है बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में स्थित है वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। अगला है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022, ठीक है, की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेज़बानी गुजरात करेगा। अगला है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशन कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका जो आयोजन है वह होगा कोपेनहेगन डेनमार्क में। ठीक है, और लास्ट है आपका पैरा शूटिंग वर्ल्ड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है चिट्रॉक्स जो कि फ्रांस में स्थित है वहाँ पर हुआ है। अगला है 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो यह जो खिताब जीता है यह फरावनन शिव कुमार सूर्या ने जीता है, साथ ही साथ अजय देवगन ने भी जीता है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए दक्षिण सिनेमा अभिनेता जो हैं फरावनन शिव कुमार यानी कि सूर्या ने फिल्म जो है सूराराय पोटू के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के क्या नाम हैं? तो अन्य पुरस्कार विजेताएं निम्नलिखित हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बालामुरली जो कि सूराराय पोटू के हैं उनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है वह तुलसीदास जूनियर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है वह सूराराय पोटू को मिला है जो कि तमिल फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक सिंगर का जो खिताब है वह राहुल देशपांडे को मिला है। सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर का जो खिताब है वह नचम्मा को मिला है। आगे बढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ स्पोर्टिंग अभिनेता का खिताब है बीजू मेनन को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ स्पोर्टिंग अभिनेत्री का जो खिताब है वह लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को मिला है। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का खिताब सचिदानंद KR को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का खिताब संध्या राजू को मिला है। ठीक है, और मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड जो है वह मध्य प्रदेश को मिला है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने 24 जुलाई 2022 को कौन सा आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे मनाया है? तो 162वां इन्होंने इनकम टैक्स डे मनाया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने 24 जुलाई 2022 को 162वां आयकर दिवस मनाया है। आयकर दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है उसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वह नितिन गुप्ता जी हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 11वां प्रश्न है, श्रीलंका में आयोजित किया जाने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2022 अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह बेसिकली अब सऊदी अरब अमीरात में यानी कि UAE में आयोजित किया जाएगा। भारत में डिजिटल बैंक लाइसेंसिंग और नियाम की व्यवस्था के लिए डिजिटल बैंक शीर्षक वाले रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है? तो नीति आयोग नई दिल्ली ने जारी किया है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो यह बेसिकली 22 जुलाई को मनाया गया। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अंगीकार किया गया जो कि 22 जुलाई 1947 को किया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया गया 22 जुलाई को। अगला है, काकारापार परमाणु संयंत्र की 3 इकाइयाँ दिसंबर 2022 में शुरू की जाएंगी। यह परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह परमाणु संयंत्र जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो बेसिकली यह 22 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, अब आ जाने वाले प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेख मोहम्मद सब अल सलीम बने हैं। भारत का पहला 100% हर घर जल
परमाणु जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का है। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दिनेश गुणवर्धने बने हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 23 जुलाई को मनाया गया। नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा एक अध्ययन के अनुसार कौन सा देश अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर दुनिया में सबसे कम खर्च करता है? तो अपना भारत जो है सबसे कम खर्च कर रहा है। किस संस्थान ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेसफ्लाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जारी भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी? तो वह वर्ष 2030 होगा। पहले खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT ने 24 जुलाई 2022 को कौन सा आयकर दिवस मनाया है? तो इन्होंने 162वां आयकर दिवस मनाया है। अगला है 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो सरावनन शिव कुमार सूर्या और अजय देवगन जी ने जीता है। श्रीलंका में आयोजित किया जाने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2022 अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो अब यह सऊदी अरब अमीरात यानी कि UAE में आयोजित किया जाएगा। अगला है भारत ने डिजिटल बैंक लाइसेंसिंग और नियम की व्यवस्था के लिए डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है? तो यह नीति आयोग नई दिल्ली ने जारी किया है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो यह 22 जुलाई जो कि तिरंगे को ध्वज के रूप में अंगीकार किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में मनाया गया। काकरपार परमाणु संयंत्र की 3 इकाइयाँ दिसंबर 2022 में शुरू की जाएंगी। यह परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह बेसिकली गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो यह बेसिकली 22 जुलाई को मनाया गया था। अब देखते हैं आज का GK जो है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कासिमिर फंक ने किया था। डू नो डविल टैगलाइन की किसकी है? तो यह डू नो डविल जो टैगलाइन है वह बेसिकली गूगल की है। और रोडफिया स्कीरियस किस वैज्ञानिक का नाम है? किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह गिलहरी का वैज्ञानिक नाम होता है जो कि है रोडेफिया स्कीरियस। यह एक ऐसी अभिक्रिया जिसके एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण ठीक है दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की प्रक्रिया होती है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज जो है वह डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। अगला है ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। अगला प्रश्न है नेपाली भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो भारत के सिक्किम राज्य में नेपाली भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है विकिरण के सभी प्रकारों यानी कि अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने वाली की माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो इस उपकरण का नाम है गीगर काउंटर। अगला प्रश्न है भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? यह कथन है लॉर्ड एल्गिन का। ठीक है, भारत को तलवार के बल पर विजयी किया गया है और तलवार के ही बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन है लॉर्ड एल्गिन का। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट GK के प्रश्नों को, और आपने करंट अफेयर के भी प्रश्नों को देखा, उनका रिवीजन भी आप लोगों ने कर ही लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।